गुड इवनिंग एवरीवन, इज माय वॉइस एंड वीडियो क्लियर? वॉइस और वीडियो क्लियर है मेरा सभी को? चलो लेट्स स्टार्ट. टुडे विल बी हैविंग अ वेरी शॉर्ट क्लास बिकॉज थोड़ी तबीयत नहीं ठीक लग रही, सिर दुख रहा है. ठीक है, बट चूंकि कमिट कर दिया है तो फिर थोड़ा बहुत तो पढ़ लेंगे ना. स्पेनिंग. ओके, सो आई एम सॉरी फॉर दैट. टुडे विल बी हैविंग अ शॉर्ट क्लास एंड आई विल ट्राई टू जो भी बेसिक्स है वो करने की करेंगे. ठीक है, नहीं नहीं, थोड़ा सा बेसिक कर लेंगे. ठीक है, थोड़ा सा करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में, पावर वावर के बारे में थोड़ा सा सीख लेंगे, है ना. उसके बाद फिर एंड करेंगे. ओके, चलिए. सो इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी? तो अगर सिंपल एक सेंटेंस में इसको बताया जाए, मूविंग चार्जेस. ठीक है, मूविंग चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, मूविंग चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, चार्ज अगर मूव नहीं कर रहे होते तब जो फिजिक्स का ब्रांच होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जब मूव नहीं कर रहे होते हैं चार्ज, तो जो फिजिक्स का ब्रांच होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक. यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी. तो ध्यान रखिएगा, मूविंग चार्जेस. क्लियर है ये चीज? पहली चीज, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं बेटा, तो वी फाइंड वेरियस टर्मिनोलॉजी. और आपके बीपीएससी में, ठीक है, आपके बीपीएससी में न्यूमेरिकल भी आया है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से. ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल आया है उस तरीके का न्यूमेरिकल हम कर लेंगे. बट देखो, कुछ भी पूछ सकता है आजकल, है ना. तो विल स्टार्ट डायरेक्टली विथ करंट. पहला यूनिट क्या है अपने इलेक्ट्रिसिटी में? करंट. ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, इट्स इजी. व्हाट इज करंट? हाउ इज करंट डिफाइंड? करंट किस तरीके से डिफाइंड होता है? हाउ इज करंट डिफाइंड? flow of charge, flow of charge per unit time. Flow of charge per unit time. ठीक है. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? टाइम का तो हम सबको पता है, सेकंड. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम. वेरी गुड. एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, कूलम. स्पेलिंग देख लेना बस, ऐसे ही लिखते हैं कूलम. ठीक है, तो अगर हमें करंट को डिफाइन करना पड़े तो क्या होगा? वो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. तो कूलम अपॉन सेकेंड, यूनिट्स में अगर हम देखें, कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड विल गिव यू व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? एम्पियर. ठीक है, कूलम अपॉन सेकेंड विल गिव यू व्हाट? एम्पियर. ये बात समझ में आती है सभी को? करंट क्या है? इट इज फ्लो ऑफ चार्ज. What is the amount of charge on one electron? What is the amount of charge on one electron? बता सकता है कोई? दे रखा है एनसीईआरटी में, ये देख. कुछ भी चीज मैं बाहर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना. ऐसा ना लगना कि हाई फाई चीज पढ़ा रहे हैं सर. ठीक है, पहले बता दो, उसके बाद दिखा दूंगा एनसीईआरटी में दे रखा है.
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कहीं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूं, ये देखो दे रखा है, इट्स रिटन ओवर हियर। दिखा देता हूं बार बार ताकि आपको भरोसा हो जाए, हाँ अभी भी किताब से ही पढ़ रहे। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, और एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक सेकंड में, एक सेकंड में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, एक सेकंड में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो कैन यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन दैट 1 सेकंड? दिखा सकते हैं आप? सोचिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, इसका वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है आपकी किताब में, होता तो हमको मैं डायरेक्ट आपको वो वैल्यू लिखा देता, बट भूल जाओगे, इससे बढ़िया है सीख लो कैसे निकालते हो वैल्यू। आपको 1 एम्पियर करंट में, अगर आपके पास 1 एम्पियर का करंट है, ठीक है, यू नीड टू कैलकुलेट कि कितने इलेक्ट्रॉन उसके थ्रू फ्लो कर रहे होंगे 1 सेकेंड। कर सकते हैं, दिमाग लगा रहे हैं। अरे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मेरा वेट कर रहे हो क्या मेरे आंसर का? हाँ, मेरे आंसर का वेट मत कर। फॉर्मूला लिखो ना बेटा, क्या है करंट? करंट इज 1 एम्पियर। अमाउंट ऑफ चार्ज हमें नहीं पता, अमाउंट ऑफ चार्ज हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। टाइम पता है क्या? 1 सेकेंड। टाइम पता है क्या? 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप यहां से अमाउंट ऑफ चार्ज निकालो तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, क्या देगा ये? 1 कूलम। टोटल चार्ज कितने हैं? 1 कूलम। ये समझ में आता है सबको? ये बताओ, टोटल चार्ज इज व्हाट? 1 कूलम। ये समझ में आता है? यस सर। अब मुझे ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी एक्स। तो एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे? इतना एक के ऊपर है इंटू एक्स, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 कूलम। तो यहां से अगर एक्स की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1/1.6, 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा नहीं चला जाएगा? ठीक है, यहाँ देखो 10, यहां से 2 निकाल लो, और 1000 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाई 16, 4 इंटू 4, 4 इंटू 250। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 62.5 इंटू 10⁻17। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो मैं ये आपको डिराइव करना सिखा दिया, कुछ लोग इसको रटा देते हैं, जैसे कि बुक ने आपको रटाया। कितना है एक कूलम में, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सर आपने 17 लिखा दिया। अरे यहाँ देखो 62.5 इंटू 10⁻17 लिखे ना, इसको क्या लिखेंगे? 6.25 इंटू 10⁻18। मैथ्स है, और तो कुछ नहीं।
और ध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा, नियरली 6। हमने एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लिया कि आंसर क्या है, 6.25। कुछ पूछना हो किसी को, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क इन दिस? देखो वो वैल्यू वैसे भी आपको याद रखनी है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो याद कर लो या तो निकाल लो, चॉइस इज योर्स बिकॉज इट्स रिटन ओवर हियर। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? नोट डाउन कर लिया आपने सभी ने? यस सर, चलिए ग्रेट। हाँ लिख लीजिए लिख लीजिए। हो गया? नेक्स्ट इज सम स्मॉल यूनिट्स ऑफ करंट, जैसे कि 1 माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब क्या होगा बेटा, 10⁻⁻⁶ उसी तरह 1 मिली एम्पियर, इसका मतलब क्या होगा, 10⁻³ ठीक है, स्मॉल यूनिट्स ऑफ करंट, स्मॉल यूनिट्स ऑफ करंट, माइक्रो एम्पियर एंड मिली एम्पियर। वैसे भी माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ करंट। कैसे मेजर करते हैं करंट को? What is the device which is used to measure the current? What is the device which is used to measure the current? अरे ये तो पता होगा, डिवाइस यूज टू मेजर द करंट। ऐसे ना करो, वेरी गुड, भूल गए? तो भूल गए तो कभी, करंट का यूनिट क्या है बेटा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट बताओ। नहीं रटोगे तो हमेशा भूलोगे नहीं। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। ये तो नहीं भूलते ना कभी, भूलते हैं क्या? तो करंट को मेजर करने के लिए क्या है, एम्पियर मीटर। हाँ, है क्या? इसमें से ये वाला पार्ट को अगर गायब कर दिया जाए तो ये क्या बनेगा, एम मीटर। तो आई होप आप में से किसी को पता नहीं होगा कि एम मीटर का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या फुल फॉर्म होता है, एम्पियर मीटर, है ना? सिर्फ रटा था ना एम मीटर, पूछना किसी से। वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, वोल्टेज मीटर। ठीक है, क्या यूज करते हैं, वोल्टेज मीटर। तो वोल्टेज का एज हटा दोगे तो क्या मिलता है, वोल्ट मीटर। समझ में आया? ठीक है, चलिए। मेजरमेंट ऑफ करंट इज डन थ्रू व्हाट, एम्पियर मीटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एम मीटर। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, गैल्वेनो, अब जब बोल ही दिया है तो लिख देते हैं यहां पर, गैल्वेनोमीटर ये वोल्टेज नहीं मेजर करता, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज, मिली माइक्रो वाला जो पढ़ा था ना वो। नाउ आगे की क्लास में जब हम पढ़ेंगे ना तो दो कनेक्शन पढ़ेंगे आप, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, दो कनेक्शंस हम पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल। अभी बस यहां पर हम एक पॉइंट ऐड कर लेंगे एम मीटर के बगल में कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्या चीज में कनेक्ट होता है,
सीरीज में कनेक्ट होता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ध्यान रहेगा। बाकी सीरीज पैरेलल क्या होता है ये मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अभी लिख लो, अभी लिख लो। बाकी सीरीज पैरेलल क्या होता है विल लेट यू नो। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क टिल हियर, anything you would like to anything you would like to ask till here? Now एक क्लास 8 का क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है। बुक में दे रखा है, देयर इज अ बल्ब, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सोचना है और आंसर करना है। देयर इज अ बैटरी, ठीक है। आपने बल्ब को बैटरी से कनेक्ट किया है और ऑब्जर्वेशन है कि बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, बल्ब जल नहीं रहा है। क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? बल्ब को आपने बैटरी बैटरी में कनेक्ट कर दिया है, तार वार जोड़ दिया है, बट बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस? मैं आपसे पॉसिबल रीजन पूछ रहा हूँ, क्लास 8 का क्वेश्चन है ये। बेटा सेम एंड्स में तो कनेक्ट करके नहीं दिया मैंने आपको, अलग अलग एंड्स पे कनेक्ट करके दिया है। कैन यू सी दिस? सोचिए और बताइए, फटाफट सोचिए और बताइए। बाकी इधर नहीं देखना है मैं क्या कर रहा हूँ, बट आप सोचिए और बताइए। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन? अरे इतना क्या सोचना, कोई भी बच्चा बोलेगा क्या कि बल्ब खराब है ना, बल्ब खराब नहीं जल रहा है, नहीं, बल्ब इज डिफेक्टिव, इट इज नॉट ग्लोइंग। कोई दूसरा बच्चा बोलेगा बल्ब ठीक है सर, तार ही जला हुआ है, वायर इज डिफेक्टिव, ठीक है। और जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो क्या बोलेगा? सर हो सकता है बैटरी ही डिस्चार्ज हो सकता है बैटरी ही डिस्चार्ज हो। और इसके बाद भी अगर किसी ने सोच लिया, वो बच्चा क्या बोल देगा? सर बैटरी फुल चार्ज है, बल्ब भी ठीक है, तार भी ठीक है, बट फिर भी नहीं जल रहा है, क्यों? अब बताओ, बैटरी भी ठीक है, वायर भी ठीक है और बल्ब भी ठीक है, बट फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है। व्हाट कैन बी द रीजन? सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। अब होता है कॉमन सेंस, यही चीज एक्सप्लेन किया गया है आपके एनसीईआरटी। अरे स्विच विच सब ऑन है, नहीं नहीं, बैटरी उल्टा नहीं है। आप ध्यान से सुनो, मान लो 100 वाट का बल्ब है और आप 1.5 वोल्ट का बैटरी लगा दिए, तो क्या वो कभी जलेगा? 100 वाट का बल्ब, 1.5 वोल्ट का बैटरी, कभी वो जलेगा? नहीं जलेगा ना। तो ये लिख सकते हैं ना, बैटरी की जो कैपेसिटी इज लेस, ठीक है। बैटरी की जो कैपेसिटी है वो, क्लोज सर्किट तो है ही ना बेटा। व्हाट इज अ क्लोज सर्किट? जो सर्किट मैंने आपको बना के दिया है, इट्स अ क्लोज सर्किट, ठीक है। स्विच विच तो दिक्कत ही नहीं है, स्विच विच सब ऑन है, इट्स अ क्लोज सर्किट। तो ये लास्ट पॉइंट को उनको एक्सप्लेन करना था एनसीईआरटी वालों, कि अगर बैटरी की कैपेसिटी कम होगी तो बल्ब नहीं जलेगा, बट स्टिल करंट तो होगा ही इस सर्किट में, बट उतना करंट नहीं होगा जितना काफी हो इस बल्ब को जला देने के। दिस इज फ्रॉम क्लास 8। कुछ पूछना हो इसमें, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? नो। चलिए, नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस।
नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से समझना, बड़े बड़ों के बस की बात नहीं है जो आपको ये पोटेंशियल समझा दे, ठीक है। पहले एक एनालॉजी हम देखें। आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, आपको एक बक्सा यहां से उठाना है और यहां पहुंचाना एट पॉइंट 1, ठीक है। आपको ये बक्सा यहां से उठाना है और दूसरी जगह पहुंचाना है, दैट इज पॉइंट 1। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस बक्से को यहां से यहां पहुंचाएंगे तो आपने कुछ वर्क किया होगा, मेहनत लगी होगी, आया ना, मेहनत लगी होगी ना, कुछ काम किया होगा। सिमिलरली मान लीजिए आपको ये बक्सा 1 की जगह 2 पर पहुंचाना है, आपने वर्क यहां पर भी किया होगा। दोनों ही वर्क, दोनों ही वर्क क्या होंगे, डिफरेंट। इसको मैं वर्क 1 और इसको मैं वर्क 2 बोल दूं, इसको मैं वर्क 1 और वर्क 2 बोल दूं ना। अंडरस्टैंड दिस। मान लो एक चार्ज, देयर इज अ चार्ज, और चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ। क्या है, चार्ज जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। मैं बोल रहा हूं उस चार्ज को आपको पॉइंट 1 लेकर चलना। इस चार्ज को अगर आप पॉइंट 1 तक लेकर आओगे तो कुछ वर्क करना होगा। तो वर्क डन in bringing a charge from infinity to point 1 is called potential at point 1। क्या लिखा हमने, वर्क डन in bringing a charge, work done in bringing a charge from infinity to point 1 is known as potential at point 1। पोटेंशियल का डेफिनेशन आप सभी को क्लियर है, डिफरेंस नहीं बोला मैंने, पोटेंशियल बोला। इसको मान लेते हैं W1, इतना वर्क किया। मान लो इसी चार्ज को दूसरे पॉइंट पर पहुंचाना रहता, क्या लिखते हैं इसको, वर्क 2 करना पड़ता, और क्या लिखते हैं इसको, पोटेंशियल एट पॉइंट 2, यही बोलते, potential at point 2। What is potential at point 2? Work done in bringing a charge from infinity to point 2। ठीक है, बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट 1, यही होगा डिफरेंस। मान लो दिस इज V2 एंड दिस इज V1, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, V2 माइनस V1। क्या अब हम इसको दूसरे टर्म्स में सोच सकते हैं, V2 माइनस V1 को क्या हम वर्क डन के टर्म्स में सोच सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट 2 या पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। मतलब अगर आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे तो डिफरेंस के लिए यही तो पॉइंट देखना होगा ना बेटा, इन्फिनिटी से क्या लेना देना, डिफरेंस के लिए यही दोनों पॉइंट देखना होगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन in bringing a charge from point 1 to point 2, यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। और मैथमेटिकली व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय वोल्ट, वर्क डन इज गिवन बाय जूल, चार्ज इज गिवन बाय कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वोल्ट। ठीक है,
दिस इज व्हाट योर पोटेंशियल डिफरेंस इज। लिख लिया। कुछ भी बाहर से नहीं है, आप भली भांति जानते हैं अब ये, ठीक है। कुछ मैंने आपको बाहर से पढ़ाया है? कुछ भी नहीं। क्या मैंने आपको कुछ बाहर से पढ़ाया है? जूल कूलम इज 1 वोल्ट। क्या मैंने आपको कुछ बाहर से पढ़ाया है? जूल कूलम वोल्ट, नथिंग। मैंने बस समझाया है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है समझाने में, बाकी तो लिख के तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, है ना। ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठूसते जाओ आपके दिमाग में, ठूसते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ, एक समय ब्लास्ट हो जाएगा। एग्जाम के समय कुछ नहीं याद आएगा। अरे साइंस भी रट ही लोगे तो पॉलिटी और ज्योग्राफी में क्या करोगे, ये भी तो सोचो। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अगर रटना ही है, मैथ्स भी अगर रटना ही है, तो फिर पॉलिटी ज्योग्राफी में क्या करोगे, हिस्ट्री में क्या करोगे? वो भी तो रटना है, सब चीज रट के जाए। नहीं होने वाला अब रटने से सिलेक्शन, लिख के रख लो। पैटर्न हैज चेंज्ड। हो गया सभी का? यस। ना, अच्छा यहीं पर वो भी लिख लेंगे जो करंट के लिए लिखा, यहीं पर लिख देंगे। स्मॉल यूनिट्स क्या है इसके? स्मॉल यूनिट्स क्या है बेटा? माइक्रोवोल्ट और मिलीवोल्ट। माइक्रोवोल्ट और मिलीवोल्ट। मेजरमेंट कैसे होता है? हाउ डू वी मेजर इट? वोल्ट मीटर। वोल्टेज क्या चीज से मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। और वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। अभी मैंने आपको सीरीज और पैरेलल नहीं पढ़ाया है, सिखा देंगे वो, ठीक है। वोल्टेज रीड करने के लिए वोल्ट मीटर को क्या चीज में लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज पैरेलल क्या होता है? बस थोड़ा सा ओम्स लॉ पढ़ लेंगे उसके बाद। यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? चलिए, नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ओम्स लॉ? क्या है ओम्स लॉ बेटा? पढ़ा होगा ना आपने, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। व्हाट इज ओम्स लॉ? नहीं। At a given temperature, at a given temperature, potential difference across a current carrying conductor is directly proportional to current flowing in the conductor, ठीक है। Potential difference across a current carrying conductor is directly proportional to current flowing through the conductor। कहने का मतलब क्या है? Say this is your conductor, ये I है, और
इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, वो क्या है, V, तो व्हाट यू विल फाइंड, V इज प्रोपोर्शनल टू I। मतलब अगर आपने करंट को बढ़ा दिया, क्या होगा, वोल्टेज बढ़ता है। कब, रिमेनिंग गिवन दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना बेटा, टेम्परेचर चेंज हो गया तो चीजें बदल जाएंगी। करंट बढ़ा दिया तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप। ठीक ना। व्हाट इज द ग्राफ फॉर लीनियर रिलेशनशिप? लीनियर रिलेशनशिप का ग्राफ कैसा होता है? दे रखा है बुक में, कुछ भी बाहर से नहीं, मैंने पहले बोला। व्हाट इज द ग्राफ फॉर लीनियर रिलेशनशिप? लीनियर रिलेशनशिप का जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। अब यहां ध्यान से देखना, करंट की वैल्यू जब जीरो होगी तो क्या वोल्टेज जीरो होगा? करंट है ही नहीं तो वोल्टेज कहां से आएगा? करंट की वैल्यू जब जीरो होगी तो वोल्टेज क्या होगा, जीरो। करंट की वैल्यू दो तो वोल्टेज मान लो कुछ होगा। तो जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो एक चीज ध्यान में ये रखना है, वो क्या, यहां देखो ध्यान से, सी दिस डायग्राम। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है वो दिख रहा है? तो आप यहां ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर इन्होंने क्या बनाया है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक्स एक्सिस पर इन्होंने क्या बनाया है, करंट। रिलेशनशिप कैसा लिखा है इन्होंने, लीनियरली लिखा है ना, लीनियर रिलेशनशिप। और लीनियरशिप का प्लॉट कैसा बनाया है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, यहां तक तो चीजें क्लियर है सभी को? यहां तक तो चीजें क्लियर है सभी को? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं आया हो अभी तक? ये डायग्राम दिख रहा है सामने में? मुद्दे की बात ये है, तो स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकता था, है ना? स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकता था, है ना? स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकता था। बट इस स्ट्रेट लाइन की खास बात क्या है जो ओम्स लॉ में बनता है? व्हाट इज द यूनिक थिंग अबाउट दिस? इट पासेस थ्रू ओरिजिन। समझ में आ रहा है? कहां से पास करेगा, 0,0 से। 0,0 इज ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और होना भी चाहिए था ना बेटा, जब करंट जीरो है तो वोल्टेज क्या 5 वोल्ट आ जाएगा? नहीं ना। जब वोल्टेज जीरो है तो क्या करंट आ जाएगा 10 एम्पियर? नहीं ना। वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो। समझ में आया? लॉजिकली भी आप सोच सकते थे कि स्ट्रेट लाइन कैसा होगा। तो जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है सारा बुक में दे रखा है। स्ट्रेट लाइन, इंक्रीज लिनियरली, और ये वाला हमने ही बस ऐड किया। ध्यान ये रखना, पोटेंशियल डिफरेंस को वाई एक्सिस पर रखते हैं, करंट को हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा अगर आगे अगर हम बढ़ जाए, प्रोपोर्शनैलिटी साइन का अगर हटाया जाए, क्लास 9 में हम पढ़ते हैं कि इसको इक्वल टू लिखते हैं और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाला जाता है। यहाँ पर उसका नाम क्या है, आर। तो दिस V इक्वल्स टू आई आर कहां से मिलता है हमें, ओम्स लॉ से, वेयर आर इज रेसिस्टेंस, वेयर आर इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ना, अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है और लोग इसको पढ़कर नहीं जाते। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द actual reason behind occurrence of resistance in a solid conductor? सॉलिड कंडक्टर क्या हो गया, वही वायर, वायर जो है। एक्चुअल रीजन क्या है रेसिस्टेंस निकलने का?
What is the actual reason of resistance? कोई बता सकता है? Anyone who can tell? मान लो ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर का आप एक पोर्शन मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देख रहे हो, ये वाला पोर्शन को मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देख रहे हो। इस वाले पोर्शन को अगर थोड़ा सा बड़ा कर दे, कुछ ऐसा दिखेगा? दिखेगा नहीं दिखेगा, ये बताओ। मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देख रहे हो थोड़ा सा बड़ा करके, तो आपको क्या दिखेगा? काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, काफी सारे लोग अगर एक साथ जानने की कोशिश करेंगे तो जाना मुश्किल होगा या आसान होगा, ये बताओ। काफी सारे लोग अगर एक साथ जाने की कोशिश करेंगे तो जाना मुश्किल होगा या आसान होगा? इट विल बी डिफिकल्ट। होगा नहीं होगा? सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। सेम थिंग हियर हैपन आल्सो। और साथ साथ एक जो बेसिक रीजन है, हम क्या पढ़ते हैं बेटा अपने बचपन में? सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड लिक्विड क्यों होता है, और गैस गैस क्यों होता है? व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट? व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड एज अ सॉलिड? क्या रीजन है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा तो इट्स अ सॉलिड, कम तो गैस, है ना? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां क्या देखोगे, जब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसा, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है और उसको कोई खींचने वाला आ जाए, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाए उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो क्या वो आराम से मूव कर पाएगा? नहीं ना। तो अगर आराम से मूव नहीं कर पाएगा तो यही क्या है, उसको रेसिस्टेंस, उसको मूव करने में ताकत लग रहा है, दम लग रहा है। एक्चुअल रीजन बिहाइंड occurrence ऑफ रेसिस्टेंस इज व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान रहेगा ये चीज। और अगर आप मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आई होप सब पढ़ रहे होंगे, है ना? ठीक है, तो यू कैन मार्क ऑल्सो, they are restrained by the attraction of the atoms among which they move। ठीक है, क्या चीज से रिस्ट्रेन होते हैं? they are not completely free to move within a conductor because they are restrained by what? Forces of attraction of atoms among which they। ध्यान रहेगा, मार्क भी कर दिया मैंने आपसे। तो दिस इज व्हाट ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आखिर आता कहां से है? इसी की वजह से। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? रेसिस्टेंस को अगर देखा जाए तो रेसिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन मटेरियल, लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड एरिया ऑफ द मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल, अब आप बताओ इंसुलेटर में रेसिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। कंडक्टर में रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड होगा। लेंथ, एक मटेरियल, एक में इलेक्ट्रॉन को 10 किलोमीटर जाना है, एक में इलेक्ट्रॉन को 5 मीटर जाना है, तो आसानी कहां से? ठीक है, तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? लेंथ। इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? एरिया ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन बना दो। इफ लेंथ इज डबल्ड and area is halved,
एरिया को हाफ कर दिया गया. What will be the new resistance if original resistance is R? जल्दी से निकालिए. सेम मटेरियल है, मटेरियल चेंज नहीं किया, मटेरियल इज सेम. नहीं, फॉर्मूले में रखो, आ जाएगा आंसर. इट्स अ बेसिक क्वेश्चन. देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस इज व्हाट, रो एल बाय ए. ये लिखा आपने, पहले ही बताओ, ये लिखा आपने? डिड यू राइट दिस? लिखा नहीं लिखा? फॉर्मूला तो लिखेंगे ना बेटा. फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे हम क्या? फॉर्मूला बता दिया तो भी नहीं लिखेंगे? वेरी गुड. उन्होंने क्या बोला? एल को डबल कर दो. तो जो नया रेसिस्टेंस है उसमें रेसिस्टिविटी तो सेम है, एल को क्या कर दे रहे हो आप? 2L. एरिया को हाफ कर दो. एरिया को क्या कर दो? A/2. नहीं, इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो A/2 का जो ये बाई 2 वाला 2 है, ये उछल कर ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा? रो इंटू एल बाय ए इंटू 4. यही बनेगा. एक 2 यहां से आया और एक 2 यहां से आया, मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया? 4. तो अब आप ध्यान से देखो, पुराना वाला रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या था? रो एल बाय ए. इस रो बाय एल बाय ए, ये क्या है? पुराना वाला रेसिस्टेंस का वैल्यू है ना. तो कितना हो गया? 4R. नया रेसिस्टेंस क्या है? 4 टाइम्स द ओल्डर रेसिस्टेंस. ठीक है, नया रेसिस्टेंस क्या है? 4 टाइम्स द ओल्डर रेसिस्टेंस. ठीक है, समझ आ गया बेटा सबको? ये बताओ, कुछ भी बाहर से नहीं करवा रहा. ठीक है, मैं कुछ भी बाहर से नहीं करवा रहा आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. लेंथ को हमने डबल कर दिया, रेडियस को हमने डबल कर दिया. व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस? कॉपर वायर देखा है ना, उसका रेडियस होता है ना, तो रेडियस को हमने डबल कर दिया और लेंथ को डबल कर दिया. व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस? लेट्स सी. मजा आएगा अभी, सभी को मजा आएगा. व्हाट इज एरिया बेटा? पाई आर स्क्वायर. एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल इज दिस, पाई आर स्क्वायर. रेडियस को अगर आप डबल कर दोगे तो एरिया क्या होगा? 4 टाइम्स. होगा नहीं होगा? ये बताओ. रेडियस को अगर आपने डबल कर दिया, यहां देखो ध्यान से, पाई इंटू न्यू एरिया.
पाई इंटू 2r का स्क्वायर, तो व्हाट विल बिकम 4 पाई r स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स a, होगा नहीं होगा? तो रेडियस डबल बोलने का मतलब क्या है? एरिया इज बिकमिंग व्हाट? 4 टाइम्स। काम हो गया हमारा। व्हाट इज न्यू रेसिस्टेंस? एल को 12 कर दो, एरिया को 4a कर दो, काम हो गया। 1/2 रो एल बाय ए विच इज इक्वल्स टू r/2। समझ में आ गई गलती? सेम एज बिफोर नहीं होगा। 2/2 काट दिया, रेडियस दे रखा था, एरिया नहीं दे रखा था। ठीक है, रेडियस दे रखा था, एरिया नहीं दे रखा था, तो एरिया निकालना होगा। रेडियस डबल करोगे तो एरिया 4 टाइम्स, अब एरिया 4 टाइम्स रख दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अब ये सब करवाने के पीछे मेरा ये लॉजिक था। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आप इस स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं इस क्वेश्चन का? एक मिनट रुक जाइए, मैं क्लियर करके आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क, और किसी ना किसी साल ये पटक के पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? सभी ने क्वेश्चन लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? बाद में मत बोलना नहीं लिया। किसी भी साल पीटी रेडी रहो इसके लिए। सेम क्वेश्चन, थिक वायर और थिन वायर को कंपेयर करने बोले। हो गया बेटा? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? इसलिए बड़ा कर दिया ताकि आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और अगले क्लास में मुझे इसका आंसर आपको बताना है, मतलब आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं। ठीक है ना? वन लास्ट थिंग फॉर टुडे विल बी, ये जो हल्ला कर रहे हैं रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। और इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा? ऐसे। दिस इज द यूनिट ऑफ ओम। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं? इस तरीके से, ओम। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो यहां तक? एनीवन हु वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग टिल हियर? कुछ भी पूछना हो बताएं। बाकी होमवर्क लिखो जरा। होमवर्क लिखो। क्लास 10 एनसीईआरटी। आप लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10 एनसीईआरटी में लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे इस वीक में। बाकी जो होमवर्क दिया है वो तो चलेगा ही। दूसरा, ह्यूमन आई का चैप्टर पढ़ेंगे, जो मैंने दोनों पढ़ा दिया। ठीक है, और तीसरा, मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में या उसकी अगली क्लास में करंट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये करंट का चैप्टर भी आप पढ़ें। ठीक है, हाँ, लैब ग्रोन वीट को वो सीड पहले बनाया जाता है, लैब में बनाया जाता है, फिर उसी से ग्रोथ कराया जाता है। ठीक है, होमवर्क समझ में आ गया सभी को? क्लास 10 का एनसीईआरटी, लाइट चैप्टर, ह्यूमन आई और करंट। करंट कब पढ़ना है? जब मैं पढ़ा दूंगा तब। बाकी दोनों मैंने आपको करा दिया, प्लीज रीड इट, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? Ohm's law once again. Ohm's law is at constant temperature
V is directly proportional to I. I is current, V is potential difference. Okay. At constant. मैथमेटिक्स में जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो और इक्वालिटी को साइन लगाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, रेसिस्टेंस। इस रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। नाउ व्हेन यू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर V and I, ठीक है, इधर अगर आप V रखिए, इधर आप I रखिए, लॉजिक से आप सोचिए, करंट अगर जीरो है, करंट अगर जीरो है तो वोल्टेज क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब क्या है, द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर, ओरिजिन। और ग्राफ जो बनता है V और I का, वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। और ये हमें कैसे पता चलता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर उन्होंने ना एक्सपेरिमेंट किया है, ये रहा, कैन यू सी दिस, ये टेबल देख रहे हो, एक्टिविटी 12.1। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है, V और I को उन्होंने प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद ये दिखा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो जब आप इसको प्लॉट करते हो तो यू सी व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसीलिए इस ग्राफ को क्या बुलाया जाता है, लीनियर ग्राफ। और लीनियर में भी कैसा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। क्लियर। और कुछ पूछना ओम्स लॉ में, बस यही है ओम्स लॉ। अच्छा, कभी कभी आपको बहकाने के लिए लिख देगा ओम, कंसिडर ओम्स लॉ, लिख देगा I इज प्रोपोर्शनल टू V। ये गलत है बेटा, V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। मैथमेटिकली दोनों सेम हो सकते हैं, बट हियर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज। और कुछ बेटा, कुछ पूछना हो आपको ओम्स लॉ में? हाँ, अच्छा ठीक है, चैप्टर पढ़कर अगर कोई दिक्कत हुआ तो पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। तब भी पूरा टाइम तो हो ही गया, 5-7 मिनट कम रह गया, ठीक है, बट सिर दुख रहा है, विल डू इट ऑन नेक्स्ट डे, ओके। सो विल मीट अगेन, टिल देन रीड रीड रीड। और कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलना डायरेक्टली, ओके। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज लेट मी नो, ओके। फास्ट है, स्पीड है, स्लो है, कंप्लीट हो जाएगा आपका, टाइम रहते रहते 1-1.5 महीना का टाइम मिलेगा आपको रिवीजन के लिए, उसके लिए चिंता नहीं करना, ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करना। अज्यूमिंग कि 30 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने पहले कंप्लीट करके आपको दे देंगे, आप आराम से रिवाइज करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से रिवाइज करो, ठीक है। चलो, बाय देन, बाय।